नमस्कार, आप सुन और देख रहे हैं रेडियो बूस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, हम रेडियो बूस्ट पर बहुत सारी चर्चित प्रसिद्ध पुस्तकों पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा में मेरे साथ होती हैं किरण। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सतीश आर्य भी भिवानी से पधारे हैं। लेकिन कौन सी किताब है ये तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी प्रसिद्ध किताब है नथानियल ब्रैंडन की। किताब का नाम है द पावर ऑफ सेल्फ एस्टीम। और जब सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो हर आदमी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। किरण को आप जानते ही हैं, किरण इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, मेजर हैं साइकोलॉजी की और ट्रेनिंग्स से कई तरीके से जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ी हैं। और प्रोफेसर सतीश आर्य भिवानी में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ अंग्रेजी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। डॉक्टर प्रोफेसर हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंग्रेजी और हिंदी के बीच में आप एक ब्रिज भी हैं, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य का आपने अध्ययन किया है, बहुत सारा अनुवाद भी किया है और जो चर्चित पुस्तकें अंग्रेजी की रही हैं उनके बारे में आपने हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को काफ़ी कुछ पढ़ने को, जानने को दिया है। तो इस तरीके से साहित्य का व्यक्ति हमेशा मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। तो आपका स्वागत है किरण, आपका भी स्वागत है। और मैं आपका होस्ट हूँ राजेश्वर वशिष्ठ। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ ज्ञान में से ज्ञान चुराने की कला थोड़ी सी रखता हूँ। तो किरण, पहले ये बताइए कि इस किताब पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये क्या मामला आ गया सेल्फ एस्टीम का? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है कि हम सेल्फ एस्टीम के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए है जीने के लिए, वैसे ही सेल्फ एस्टीम हमें चाहिए है अपने जीवन को और निखारने के लिए, अपने आप को और बेहतर जीने के लिए और निखारने के लिए, और दूसरों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। यानी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पूरी हो जाने के बाद जिस चीज की जरूरत इंसान महसूस करेगा, और जानवर शायद नहीं करेंगे, करते हुए वो भी, हम उनके बारे में कम जानते हैं, वो चीज सेल्फ एस्टीम ही है। बिल्कुल। और कदम कदम पे हर जिंदगी के पड़ाव में आपको सेल्फ एस्टीम चाहिए और उसको आपको एक बहुत सुंदर तरीके से उसको समेट के, संजो के रखने की आवश्यकता है। और जब उस पर ठेस लगे तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि मुझे अगर ऐसे लगा तो क्यों लगा। डॉक्टर साहब, इसे हम आत्मस्वाभिमान कहेंगे। यस, आप इसको आत्मस्वाभिमान कहेंगे। हर व्यक्ति में थोड़ा सा ये होता है कि मेरे होने का कोई अर्थ है। तो इस फीलिंग को लेकर ही राइटर ने इस किताब को डेवलप किया है। और जैसा कि अभी किरण से मैं बात कर रहा था, बेसिकली फादर ऑफ सेल्फ एस्टीम के नाम से भी इस राइटर को जानते हैं। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो किरण, पहले तो बेसिकली सेल्फ एस्टीम को हम मोटे तौर पे तो आत्मसम्मान के रूप से समझते हैं। इसकी और क्या लेयर्स हो सकती हैं? इसे किस तरीके से समझा जा सकता है? थोड़ा सा इस पे बताइए हमें। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ना मेरे पास एक और कहानी है। कहानी हम जरूर सुनाएंगे। तो कहानी ऐसे है कि विष्णुगुप्त या चाणक्य का नाम हम सब ने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो अब ये समझते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। उनको कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं क्योंकि कुटिल था। राइट। कोई नीति की तरह इस्तेमाल किया उन्होंने। राइट। तो ये समझने की भी बहुत आवश्यकता है कि भाई विष्णुगुप्त बने कैसे या चाणक्य बने कैसे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनके दिल को इतना दहला गया, इतना उनको पीड़ा दे गया। तो एक बहुत लंबी स्टोरी को समराइज करके छोटी में पेश करते हैं। लेकिन कोई मजेदार लेकिन सुना हो। हाँ, वो और जहाँ अगर मिस होगा तो आप तो है, आप प्लीज ऐड करिएगा। तो उनको एक समय में बहुत अपमानित किया गया था कोर्ट में, जिसको कहते हैं सभा में, भरी सभा में, राज्य सभा में। और तब ऐसा हुआ कि ये हमने पढ़ा है, मतलब सुनने में आता है कि उन्होंने अपने उस जमाने में पंडित चोटी रखते थे, मतलब शिखा रखते थे। हाँ जी, शिखा रखते थे। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि वो नंद, क्योंकि एक राजा नंद थे, हाँ, कि वो नंद, हाँ जी, वो नंद राजा नंद का सर्वनाश
तो राजा नंद और चाणक्य की राज्यसभा जब चल रही थी तो ये सुनने में आता है कि उनको इतना अपमानित किया गया था कि उनको वो झंझोड़ गया, वो अपमान, मतलब कहीं ना कहीं पे नंद ने उनकी सेल्फ एस्टीम, जिसको हम कहते हैं, हर्ट किया उसको, इतना हर्ट किया, इतना उनको उत्तेजित कर दिया कि उनको लगा कि अब मेरी सेल्फ एस्टीम के ऊपर हमला हुआ है। और फिर खैर हम सब जानते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ, उनको अशोक कैसे मिले और आगे आगे क्या, फिर उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मिले और आगे मौर्य डायनेस्टी को उन्होंने कैसे इस कहानी को कई तरह सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन इस परंपरा में कहा ही जाता है कि राजा नंद ने बहुत सारे विद्वान लोग बुलाए थे और वो अपना महामंत्री नियुक्त करना चाहते थे कि किसी व्यक्ति को, और उससे पहले काफी सारा तर्क हुआ। उस तर्क के बावजूद चाणक्य उसमें सबसे टॉप पे थे, तर्क और दर्शन और शास्त्र की जानकारी में सबसे टॉप पे थे, शास्त्रार्थ में टॉप पे थे, लेकिन राजा को चाणक्य की शक्ल पसंद नहीं थी। चाणक्य चोटीधारी थे, चाणक्य कुरूप थे, रंग से काले थे, सुंदर नहीं थे। राजा ने सिर्फ इस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेशन किया कि तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण जैसे नहीं लगते हो, और इतना डिस्क्रिमिनेशन किया। वही हम कह रहे हैं कि स्टोरी में ये कहते हैं कि उनको झंझोड़ के रख दिया, उनको इतनी पीड़ा दी, आत्मसम्मान पे इतनी भारी चोट लगी। हाँ। मैं विद्वान हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और जब शास्त्रों का अध्ययन का संबंध मेरी बुद्धि से है, मेरी शक्ल सूरत से नहीं है, तो नाराज होकर उन्होंने अपनी शिखा खोली और ये कहा कि इसे मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंद साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूं। और फिर तो आगे कहानी चंद्रगुप्त जोधन थे। तो अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ एस्टीम है ये कोई बहुत एज ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मतलब जब से मानव आया है पृथ्वी पे, हम चाहे इसके बारे में बात करते थे या नहीं करते थे, हर इंसान के अंदर एक नीड है टू प्रिजर्व देयर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट। और इस किताब में लेखक ये भी बताते हैं बहुत क्लियरली कि जब हम किसी को जानबूझ के उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं या हर्ट करते हैं, बुरी चीजें बोलते हैं, तो ऐसी क्या 12 चीजें, ऑफ कोर्स लिस्ट सिर्फ 12 पे खत्म नहीं होती, और उन्होंने एक एग्जांपल उदाहरण दिया है मोटे मोटे तौर पे कि ऐसी क्या 12 चीजें, 12 स्टेप्स हो सकते हैं किसी के लाइफ में। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे आप दोनों से समझना चाहूंगी, अगर आप अपने बचपन में जाएं, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा अनुभव जो अब आपको लगता है जिंदगी के इस पड़ाव पे आके कि मेरे को किसी ने तब बहुत ठेस पहुंचाई, हर्ट किया, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, और उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके लाइफ पे आगे चल के। स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक पेपर संस्कृत का होता था, मैथ्स तो था ही था, तो जो शास्त्री जी पढ़ाते थे हमें संस्कृत, वो कहते थे ये तो देव भाषा है, तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी, तुम डफर हो, अच्छा ये तुम्हारे लिए नहीं है, रट्टा मार लो रूप जो है इनको। तो वो जो सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, उसकी वजह से एक तो मेरे जैसे लोग थे उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया और संस्कृत आई नहीं। लेकिन मेरे एक साथी और थे, उन्होंने भी गांठ बांध ली कि संस्कृत तो सीखनी ही है, चाहे शास्त्री जी हमें डफर कहें या ना कहें। और उन्होंने वो संस्कृत के लिए इतने ज़्यादा सीखने के लिए इतने लालायित हो गए कि अल्टीमेटली उन्होंने संस्कृत में विद्वता हासिल की, डिग्री हासिल की और फिर कॉलेज में प्रोफेसर रहे। तो कई बार सेल्फ एस्टीम नेगेटिव भी जा सकती है जो आपको अगर हर्ट किया जाता है, और कई बार इसका पॉजिटिव परिणाम भी आता है। एक कहानी मुझे और याद आ गई इस सिलसिले में, ये पता नहीं कहानी है, श्रुति है या क्या है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रह सकते थे। और एक दिन पत्नी किसी वजह से अपने मायके चली गई,
पर तुलसीदास उस समय थे नहीं तो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाए इस बारे में। तो जब रात शाम के समय तुलसीदास घर आए तो देखा कि पत्नी तो है ही नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि वो तो अपने मायके चली गई। और रात को ही तुलसीदास अपने चल पड़े, नदी पार की और पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो एक रस्सी लटकी हुई थी और वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंच गए। और वो सर्प था, वो सर्प था, है ना सर, वो सर्प था। सांप था, ये कहानी बनाई है, पता नहीं सच है या झूठ है। वो सांप भी बेचारा वजन झेल गया तुलसीदास का। अजगर होगा। पत्नी ने कहा कि इतना जो स्नेह तुम मेरे प्रति रखते हो, इतना अगर भगवान राम के प्रति रखते तुम कहाँ पहुंच जाती। और ये माना जाता है कि तुलसीदास उल्टे पांव आ गए और उसके बाद सब कुछ त्याग के राम भक्ति में लग गए। तो जो सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई उनकी, उसकी वजह से तुलसीदास वो बन गए जिस रूप में हम उनको याद करते हैं। तो पत्नी को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। फिर तो अरे बाप रे, ये तो उल्टा उल्टा पड़ गया। ये तो फिर राम में हो गए फिर वो। तो ये कहानी है, सच है या झूठ है, लेकिन सेल्फ एस्टीम का एक पहलू है, ये उदाहरण है। बढ़िया। तो ये हम नहीं कह सकते कि हर्ट होने से कई बार फायदा भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो एक इमेज तो हम क्रिएट करते हैं अपने बारे में, हम ये हैं, और उस इमेज को बिल्ड करने में हमारे आसपास लोग, पेरेंट्स, भाई बहन, साथी, टीचर्स, वो सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू लेके आए सर आप बताएं राजेश प्रसर जी, आपका ऐसा क्या अनुभव? देखिए, मेरे केस में इस बात का एक बड़ा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन मेरी लाइफ में हुआ। जब क्रिएटिव राइटिंग की बात आती थी तो मैं शुरू से कविताएं लिखता था, और वे कविताएं अपने आप में ठीक ठाक भी थीं अगर दूसरों के नज़रिए से मैं देखता था तो। लेकिन एक बार मुझसे एक राइटर ने ये कहा कि कविताएं क्या हैं, कविताएं तो सब लिख लेते हैं। और संस्कृत के विद्वानों की भी एक सूक्ति है कि किसी साहित्यकार का निकष गद्य है, काव्य नहीं है। इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। यानी अल्टीमेट जो चीज है वो है आपका जो प्रोज। पोइट्री लिखना आसान है क्योंकि पोइट्री में तो एक रिदम होता है। छोटा बच्चा भी कभी कभी रिदम में रो लेता है, हंस लेता है, गा लेता है। नर्सरी राइम्स की बात है ना। तो पोइट्री लिखना बहुत आसान है। सफलता तब मिलती है किसी राइटर को जब वो गद्य लिखे, यानी प्रोज लिखे। और उस बात से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कि अगर मेरी पहली कोई किताब आएगी तो वो कविता की नहीं आएगी। और हाँ, और 23 साल की उस समय मेरी उम्र थी और सबसे पहला मेरा उपन्यास चला। उस दिन के बाद मैं जाके हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल के कमरे में मैंने अपने आप को कन्फाइन किया और ये तय किया कि रोज मुझे 3 घंटे लिखना है। और एक कथाक्रम अपने, हालांकि हर आदमी अपने जीवन से ही लेता है, उसे चुना और वो कुछ महीनों में नॉवेल लिखा गया, पब्लिशर में मिल गया और वो 1983 में पब्लिश हो गया। तो यानी आप अगर वो व्यक्ति मुझे ये नहीं कहता कि कविताएं लिखते रहोगे तो शायद मैं वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं करता। कमाल है। 23 आपने बोला, आप 23 साल के थे। हाँ, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। और अच्छा नॉवल तो आपने पढ़ा है? नहीं, उसके बाद तो खैर आपने तो आगे वाली चीजें पढ़ी। वो नॉवल मैं अब उसे बहुत अच्छा नहीं मानता जो पहला लिखा गया, लेकिन उस उम्र में, उस नजरिए से, उस समय के हिसाब से वो काफी पॉपुलर हुआ। और अब तो क्या है, अब तो 200, 250, 300 के एडिशन छपते हैं। उस जमाने में तो 1100 से कम किताबें छपता ही नहीं था पब्लिशर, और बड़ी आसानी से बिक गया। तो वो अपने आप में एक चीज थी और उसने मुझे एक साहस दिया कि आप कुछ भी काम कर सकते हो। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने क्या नहीं किया। उसके बाद मैंने ट्रांसलेशंस किए, नाटक पे काम किया, हर फील्ड में मैंने हाथ आजमाया। और वो एक आप में भावना आ जाती है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं और ये आपके लिए सम्मान का प्रश्न है तो आप कर डालो। हाथ आजमाए, हाथ साफ किया। या दोनों ही कर लिया, आजमाए भी और हाथ साफ भी कर लिया। जिसको कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने साध लिए, राइट? कई निशाने, अनेक। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए अब फिर लौट के हम किताब पे जाते हैं अपनी पर्सनल बातों से। सेल्फ एस्टीम
तो हमने समझ लिया कि साइकोलॉजिकली जब बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बाद का अगला स्टेप है, हर व्यक्ति में एक फीलिंग आती है कि मेरे होने का इस धरती पर कोई अर्थ है। लेकिन सेल्फ एस्टीम को लेकर एक आदमी को इसे डेवलप करने के लिए, इसको सही प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव में समझने के लिए क्या स्टेप्स होना चाहिए? इससे पहले एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा, वो भी कर लीजिए आप। उसके बाद इस पे आएंगे। जी जी जी। सेल्फ एस्टीम के क्या कोई बॉडीली मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, यानी कि आपका बॉडी पोस्चर, खड़े होने का अंदाज, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, कॉन्फिडेंस, क्या ये सारी चीज़ें भी कहीं मैनिफेस्ट होती हैं सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ इमेज में? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपका, और इसको आंसर करने के लिए यस, बहुत ही महीन है, और ये एकदम टारगेट पे बैठता है। ये सारी चीज़ें आती हैं, आपका ओवरऑल जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आप नज़र से नज़र मिला के किसी के साथ बात करने की हिम्मत या जुर्रत। जैसे एक टाइम में सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में भी माना जाता था कि अगर हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो कहते थे ना नजर नीचे झुका के। तो हम कल्चरल एस्पेक्ट में अगर ना जाए और हम ये इस पर टिप्पणी ना करें कि वो सही प्रथा थी या बुरी प्रथा थी, पर इसको समझने के लिए हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, टॉपिक है आज का सेल्फ एस्टीम। अब अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इसी चीज को लागू करें कि नहीं, हमें तो घर में बोला गया है कि अपने से उम्र में बड़े या रुतबे में बड़े इंसान के नजर में नजर डाल के बात नहीं करनी। अब आप एक मीटिंग में हैं और आपकी नजरें कॉन्स्टेंटली आप नीचे रखते हो, तो उसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव जा रहा है। शायद आपको उसके बारे में एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसका ऑलरेडी आपने एक इम्पैक्ट, एक सिग्नल दूसरे व्यक्ति को उस मीटिंग में दे दिया है। आप अपने कंधे कैसे रखते हैं, आप अपने शोल्डर्स को झुका के, स्लाउच जिसको कहते हैं, मतलब आप अपने बॉडी पे हाथों को कैसे रखते हैं? एब्सोल्युटली। आप ज्यादातर अपने हाथ पीछे रखते हैं, जैसे ना छोटे बच्चे को डांट मिलने को रहती है तो वो अपने हाथ या वो अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेते हैं, राइट? तो ये सब पहलू हैं आपकी सेल्फ एस्टीम को जाहिर करने के लिए। लेकिन ये तो हो गया बाहरी तौर पे, बट जो सेल्फ एस्टीम है, जैसे प्रेस की भी स्टीम अंदर होती है ना, अगर आपकी स्टीम आयन है, तो जो सेल्फ एस्टीम है ये एक्चुअली एक इंटेंजिबल चीज भी है। मतलब इसको आप उंगली रख के नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ पे पड़ी है। ये आप अपने अंदर, जब आपकी बहुत छोटी एज होती है, जिसको कहते हैं ना इम्प्रेशनेबल एज, तब से ये बननी या घटनी शुरू होती है। पर इसको आगे कितना बढ़ाना है, उसको कितना निखारना है, वो भी मेरे हाथ में है। वो कुछ सिंपल चीज़ों पे निर्धारित हो सकता है कि आप अपनी कितनी दृढ़ता बनाते हो, कितनी विल पावर है आप में कि मैंने सेल्फ अवेयरनेस की राह पे आगे बढ़ना ही है। रोज़ अपने आप को ऑब्जर्व करना है, किसी नए लोगों से या जो आपके ताल्लुक में लोग हैं उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। ये सारी पहलू आपके सेल्फ एस्टीम में एक तरीके से छौंक लगाते हैं। और हमें करेक्शन भी लगानी चाहिए बार बार। कुछ हमारे पोस्चर्स, कुछ हमारी लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी कभी कभी हमारी सेल्फ एस्टीम को हमें पता नहीं लगता है, लेकिन वो उसे कम करते हैं। बिल्कुल। और जो आप ट्रेनिंग्स देती हैं, आप तो ट्रेनर हैं, बेसिकली आप क्या करती हैं ट्रेनिंग में? आप किसी आदमी को नॉलेज का इनपुट देती हैं, साथ साथ आप उसकी सेल्फ एस्टीम को भी एनहांस करने का फार्मूला। मैं ये नहीं बोलूंगी कि फॉर्मूला समझाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम प्रयास करते हैं। हाँ, मेरा मतलब हाँ, अगला उसके ऊपर कितना लागू करना चाहता है, कितना, जैसे सर ने थोड़ी देर पहले चर्चा में ये पॉइंट निकाला था, अब्जॉर्ब। क्योंकि हर इंसान की क्षमता अलग है अब कोई भी चीज को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो राजेश्वर सर जी, मैं यही कहूंगी कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कुछ आप जानकारी या जिसको कह सकते हैं स्टेप्स समझना चाहें तो उनको आप स्टेप्स की तरीके से समझ सकते हो कि सबसे पहले स्टेप यही है कि आप
यू नो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ कितने जागृत है, मतलब हाउ अवेकन्ड आर यू। जैसे एक मेरे को ना चीज याद आई, एक हमारे ही बॉलीवुड के स्टार है ऋतिक रोशन, उनकी एक मूवी का गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो ये समझने का कांस्टेंट यू नो जद्दोजहद अंदर, आपके अंदर जद्दोजहद कितना चलता रहता है कि भाई अगर इफ आई एम दिस वे, मैं ऐसा क्यों हूँ, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके कोई अगर चीजें हैं जो मेरे को दुरुस्त करनी है। जो पोस्टर ऋतिक रोशन का बाद में है, यस, और उन्होंने तो स्टैमर से अपने आप को उभारा है। तो अगर आप स्टैमर को भी समझेंगे तो एक ये बड़ा डीप रूटेड साइकोलॉजिकल, फिजिकल डिफिशिएंसी से ज्यादा एक ये साइकोलॉजिकल डिफिशिएंसी काफी लोगों में रहती है। तो उससे अपने आप को बाहर लाना और इसका मतलब ये हुआ, एक सजेशन हमें और दे देना चाहिए सेल्फ एस्टीम को समझने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। एक सीरियल आता है आजकल हिंदी में कई बार दिखता है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अनुपमा है उसका नाम। अच्छा। उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि उसका हस्बैंड एक शादी और कर लेता है, तो वो रिबेल करने के बजाय उस लड़की को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, अकोमोडेट करती है। भगवान सबको एक एक अनुपमा डांट मारता है और नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। सारे मतलब उसका हस्बैंड उसको मेल ट्रीट करता है हर हिसाब से, बट शी इज नेवर एबल टू रिएक्ट। तो वो जो मैं बॉडी की पोस्चर की जो बात कर रहा था, मुझे उससे ध्यान आया, शी इज ऑलवेज स्लाउस, शी इज ऑलवेज फीबल, शी इज नेवर सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो इंसान ने मान लिया है कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम अनडिजर्विंग। लेकिन वो कैरेक्टर तो सर अंडर डेवलप्ड हुआ। हाँ, एक नॉर्मल आदमी शायद उससे बेहतर होता होगा। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगी सर, क्योंकि हमारी परिभाषा नॉर्मल और जैसे आपने बोला डेवलप्ड पे भी इस पे बड़ा टिप्पणी हो सकती है, क्योंकि बहुत बारी आप देखेंगे कि सो कॉल्ड अच्छे यू नो परिवार के बच्चे, मतलब ग्रोन अप्स भी, ज्यादातर लेडीज, जब तक कोई चीज हद से पार ना हो जाए, यू नो, एंड अगेन मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ एस्टीम को लिंक करें कि कोई कितना एजुकेटेड है या किसी को कितना एक्सपोजर मिला है, ये बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का नहीं है, समटाइम्स पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। हाँ, वही सर, इतने प्रेशर में आप रहते हैं। जिस अनुपमा की बात कर रहे हैं, मैंने वो सीरियल नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई स्त्री इस तरह की चीजों को अलाउ करती जाती है लाइफ में, तो इसका मतलब ये कि वो इतने बंधन में, इतने डिप्रेशन के साथ उसने अपना जीवन जिया है और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एक एग्जांपल तुमने दिया था कि वो टीचर आपको डफर कहते थे, और अब उस डफर को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो सेल्फ एस्टीम गई, बिल्कुल। उसके बाद तो फिर आप अनुपमा बन जाएंगी। हाँ। और काफी साल तक मुझे अपने अंदर ही लड़ाई करनी पड़ी कि नहीं, मैं डफर नहीं हूँ, चाहे नंबर फिर भी इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, बट वो आप रोज एक अपने साथ अपनी जंग लड़ते हो। नंबर आना एक दूसरी तरह की स्टेज है लाइफ में। और अगर आप जब 12-13 साल के होते हो तो आपकी जिंदगी का वो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ही है आपकी लाइफ का जो एक तरीके से जिसको आप कह सकते हो प्लेइंग फील्ड है, वो स्कूल और एकेडमिक्स और कितने नंबर आए और कितनी रिपोर्ट कार्ड में क्या लाइन लगी है या नहीं लगी है, 12-13 साल की उम्र में तो वही है आपकी लाइफ। बिल्कुल। यहाँ एक मैं और टर्म देना चाहता हूँ, अभी अंडर डेवलप्ड सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं। कई बार उल्टा भी तो होता है कि ओवर डेवलप्ड हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाता है, जिसमें ईगोटिस्टिक हो जाते हैं लोग, मेगालोमैनिक हो जाते हैं। तो उसके बारे में क्या देखिए, जब आदमी को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, वो शेर के बर्तन में जो कहावत है हमारी, सवा शेर डल जाता है, तो और भी जाता है। ये आपने बहुत सही बोला, क्योंकि ना बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन, जिसको हम ये भी कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट और कई होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। तो ये एक बड़ी थिन लकीर है, और ये लकीर हर इंसान अपने खुद से और समझने की बात है सर इसमें, जब आपको सक्सेस आफ्टर सक्सेस मिलती चली जाती है तो वो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, मेगालोमैनिया की स्टेज आ जाती है उसमें कि मेरे से ऊपर कोई नहीं।
I am the best. Yes, I'm God. Like जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझने की गलती करता है तो वो एस्पेक्ट आता है, और जब मनुष्य अपने आप को केचुआ समझने लगता है तो अनुभव बनती है। वो दूसरा आपको मोहम्मद अली की एक स्टेटमेंट अगर मैं याद कराऊं तो जी मेरे से ऊपर कोई नहीं है। हाँ। तो ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स भी कहलाते हैं, जहाँ पे जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स होते हैं वो भी बड़े अनहेल्दी हैं, और अपने आप को बिल्कुल ही ये मान लेना कि आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, वो भी उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव रहता है। तो ये संतुलन बना के रखना और लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे उसको, क्योंकि लोग टेस्ट भी करेंगे, आप ये कभी नहीं कह सकते ओ आई हैव अराइव्ड इन सेल्फ एस्टीम कि भाई मेरे पास अब इतनी सेल्फ एस्टीम है और इतनी ही रहेगी, इसका कोई मेजर नहीं है। तो एक सवाल और आता है मेरे दिमाग में, बिल्कुल कीजिए सर। सेल्फ एस्टीम कई बार क्या ये भी हो सकता है क्या कि मैं हूँ तो डफर, लेकिन एक मेरे बारे में इमेज बन गया कि ये बहुत अक्लमंद है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत एफिशिएंट है। तो कई बार हम उस सेल्फ इमेज के शिकार ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ आता भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद सेल्फ एस्टीम का एक इमेज जो है, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं ताकि लोगों की नजर में हम जैसे हैं वो ढका रहे। क्योंकि और ये होता है कई लोगों के साथ। तो कॉर्पोरेट लैंग्वेज में तो हम काफी बार लोगों को ये भी बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब जब तक पकड़े ना जाओ चोरी करते रहो। लिटरली हाँ, प्लीज व्यूअर्स इसको लिटरली चोरी मत समझ लीजिएगा, बट फेक इट टिल यू मेक इट का ये हुआ कि आप कोशिश में लगे रहिए जब तक आप उसमें एक्सेल ना कर लें, है ना। तो आप करते रहिए और गिरते रहिए, लेकिन गिर रहे हो लोगों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सो फेक इट टिल यू मेक इट, सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहिए। भाई कई बार हमारे कई दोस्त होते थे जो बहुत स्मार्ट होते थे, ऊपर वाले ने उनको बॉडीली खूब स्मार्ट बनाया, लेकिन हम उनसे एक बात कहते थे कि तुम बहुत अच्छे तब तक लगते हो जब तक बोलते नहीं हो, बोलना मत। ट्रू। और कई बार ऐसे विपरीत होता है, कई लोगों को आपको देख के लगेगा अच्छा ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये कौन से फने खाने हैं, इन्होंने क्या कर लेना है, बट द मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग यू ड्रॉप एवरीथिंग और आप सुनना चाहते हो आप, और अगर वो चुप कर जाए तो आपको लगता है नहीं अभी मन नहीं भरा, अभी इनको थोड़ा और बोलना चाहिए। भाई चाणक्य वाला एग्जांपल जो आपने लिया था, वही बात है। आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए में मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश में, तो एक प्रोफेसर जो विजिटिंग थे, कभी कभी आते थे, ज्यादातर वो सीनियर प्रोफेसर थे, लकड़ी जैसे पतले सूखे काला रंग, जो कोटली के लंबे थे थोड़े से, और as he entered the class we all whispered young ये कौन आ गया, but then he stood at the dais, looked at our eyes, well boys and girls, what do we read today? किसी ने कोई टॉपिक रैंडम बोल दिया कि सर ये पढ़ेंगे। He focused for half a minute and then he started speaking, and he went on speaking, and the matter that he gave us was not available even in the books. Such valuable. और हम जो आप बात कर रहे थे कि हमें लगा कि ये तो बोलते ही रहे, तो बोलते रहे, इतना आनंद आ रहा है। Exactly. Very true. तो ये ऐसा होता है कई बार कि हम एक फालसी में बना लेते हैं कि इसको क्या पता हो। तो मुझे लगता है प्रोफेसर डॉक्टर सतीश आर्य और किरण जी कि हमने काफ़ी सारे उदाहरणों के जरिए, काफ़ी सारी गपबाजी के जरिए इस किताब को इस तरीके से समझा दिया है कि लोग उसका मतलब निकाल सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी का भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन और इंट्रोस्पेक्शन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। वे समझ सकते हैं कि आत्मस्वाभिमान को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी बनाया जा सकता है। लेकिन
आत्म स्वाभिमान तक तो ठीक है जी, उसको अभिमान में हाँ, वो उसका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का फर्क आपको इसका समझना फर्क आपको चाहिए। समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब आप स्वाभिमान की बात करते हैं तो आप शेर भर का बर्तन है, जब अभिमान में होते हैं तो उस बर्तन के किनारे टूट जाता है, सब कुछ बहने लगता है। बिल्कुल। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किरण कि आपका शुक्रिया, इतना मजेदार डिस्कशन किया, और हमारे दर्शक और श्रोता जो हैं वे भी इसका भरपूर आनंद लेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।